एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स की। तो सीड हैबिट से पहले हेट्रोस्पोरी आती है। हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सीड हैबिट बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स में किस तरीके से धीरे धीरे करके सीड से रिलेटेड चीज़ें बनना स्टार्ट हुई और किस तरीके से इवॉल्व होते होते फाइनली एक फुली डेवलप्ड सीड का फॉर्मेशन हुआ एंजियोस्पर्म्स के केस में। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीड होता क्या है। उसके लिए हम यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल को देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है ये एक फ्लावर है। इसमें 4 वर्ल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम में स्टेमन होता है जिसमें कि फिलामेंट और एंथर होता है, और गाइनोशियम में 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। यहाँ पर जो एंथर है उसके अंदर आपको माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। इन्हें हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। और ओवरी के अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक सिंगल मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है जिससे कि कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। यहाँ पर जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं तो इनसे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे कि एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। उसके बाद एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जो कि यहाँ पर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। एम्ब्रियो के साथ साथ इंटीग्यूमेंट और ओवरी वॉल को ही हम सीड कहते हैं फ्यूचर में। उसके बाद ये जो सीड है, ये सीड जब जर्मिनेट करता है तो इससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो सीड बेसिकली क्या है? सीड वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि एम्ब्रियो और गैमेटोफिटिक टिश्यू जैसे कि इंटीग्यूमेंट और ओवरी वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको एक फुली फ्लेश्ड सीड दिखाई देगा। लेकिन टेरिडोफाइट्स के केस में किस तरीके से ये सीड हैबिट, सीड के फॉर्मेशन की ये कंडीशंस धीरे धीरे करके किस तरीके से टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में इवॉल्व हुई, जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स के केस में एक आपको फुली फ्लेश्ड सीड मिला, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे सीड हैबिट में और उसके एवोल्यूशन में। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के केस में सबसे पहले हेट्रोस्पोरी आई। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है? एक प्लांट, टेरिडोफाइट प्लांट जिसमें कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी। तो आप अगर देखें तो इस तरीके से हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में पहले ओरिजिनेट हुई। उसके बाद एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर आपको देखने को मिलेगा सिलेजिनेला के केस में। फिर सिलेजिनेला के केस में आपको कुछ सिचुएशंस ऐसी दिखेंगी जो कि सीड हैबिट की तरफ इंडिकेट करेंगी कि फ्यूचर में सीड का ओरिजिन होगा एंजियोस्पर्म्स के केस में। फिर धीरे धीरे करके सिचुएशंस और इवॉल्व होंगी और मेगास्पोर से आगे चल के प्री ओव्यूल का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। कुछ प्लांट और फॉसिल प्लांट्स रिपोर्ट किए गए हैं कुछ एरा में जिनसे कि प्री ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स का पता चलता है। उसके बाद धीरे धीरे करके नेकेड सीड्स जिम्नोस्पर्म में ओरिजिनेट हुए और फाइनली कवर्ड सीड्स का ओरिजिन हुआ, एवोल्यूशन हुआ एंजियोस्पर्म्स के केस में। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सीड हैबिट यहाँ पर इवॉल्व हुई है टेरिडोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म्स तक। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट की बात करें तो किस तरीके से सीड हैबिट ओरिजिनेट हुई। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी इसका एक मुख्य कारण था कि हेट्रोस्पोरी जो टेरिडोफाइट्स में ओरिजिनेट हुई, जिसकी वजह से 2 तरीके के स्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ये ओरिजिन जो था हेट्रोस्पोरी का, ये न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे और स्पोर्स के डीजेनरेशन पे डिपेंड करता है, जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में
डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, जैसा कि अभी हमने एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में देखा था कि एक सिंगल मेगास्पोर प्रेजेंट था वहाँ पर ओव्यूल में, तो उस तरीके की कंडीशन यहाँ टेरिडोफाइट्स में भी ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई थी, जिसे नोटिस किया गया सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस और सिलेजिनेला मोनोस्पोरा में, जिसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। जैसा कि आपने एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में देखा था कि वो जो मेगास्पोर था वो मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के अंदर मौजूद था इम्ब्रियो के फॉर्मेशन तक। यहाँ पर अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स और दूसरे लोअर ग्रुप्स में मेगास्पोर्स ज़्यादातर डिस्पर्स हो जाते हैं और उनसे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर सीड का फॉर्मेशन होना है तो उसके लिए मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम में रहना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन भी नोटिस की गई सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस में, जिसमें कि जो हमारा मेगा गैमेटोफाइट था वो इम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद ही शेड हो रहा था। सो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस सीड बेयरिंग प्लांट से काफ़ी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर जो मेगास्पोर होता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही प्रेजेंट रहता है इम्ब्रियो फॉर्मेशन तक। सो ये भी आपको एक तरीके से एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का एक एग्जाम्पल दे रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है 4th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। अगर आप कंपेयर करते चले एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को और टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल को, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सीड हैबिट ओरिजिनेट हो रही है। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में आपको ओव्यूल के केस में इंटीग्यूमेंट और न्यूसेलस देखने को मिलता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। टेरिडोफाइट्स के केस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सिलेजिनेला के केस में आपको एक न्यूट्रिटिव टिश्यू देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं टेपटम, जो कि स्पोर मदर सेल्स से बना हुआ है। ये प्रोटेक्ट करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आगे चल के हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्यूमेंट इन सीड हैबिट। सीड हैबिट के केस में किस तरीके से इंटीग्यूमेंट का एवोल्यूशन हुआ होगा, इसे लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। एक है हमारी सिनेंजियल हाइपोथेसिस और दूसरी है हमारी टीलोम हाइपोथेसिस। सिनेंजियल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो बेंसन ने 1904 में सिनेंजियल हाइपोथेसिस दी थी। इसके अकॉर्डिंग जो इंटीग्यूमेंट है वो ऐसे इवॉल्व हुई है कि जो स्पोरेंजिया उसकी जो बाहर की रिंग है उसके सेल्स स्टेराइल फॉर्म में आ गए होंगे, जिसकी वजह से इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन हुआ होगा सिनेंजियल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। जबकि टीलोम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, जो कि जिमरमैन ने दी थी 1952 में, इसके अकॉर्डिंग जो टीलोम्स हैं उनके फ्यूजन के कारण इंटीग्यूमेंट का फॉर्मेशन हुआ होगा। जो हमारा प्रिमिटिव सीड और प्री ओव्यूल है उसमें एक नेकेड मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, जिसको सराउंड करते हुए वस्कुलराइज्ड इंटीग्यूमेंट्री लोब्स प्रेजेंट होंगे टीलोम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। ये जो डायग्राम है ये टीलोम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्री ओव्यूल के डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रहा है। टीलोम कंसेप्ट, जैसा कि हम लोग अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, कि टीलोम में एक टीलोम ट्रस होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ टीलोम है, जिसमें कि फर्टाइल टीलोम और स्टेराइल टीलोम प्रेजेंट होते हैं। फर्टाइल टीलोम में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, स्टेराइल टीलोम में स्पोरेंजिया एब्सेंट होता है। फिर धीरे धीरे करके हेट्रोस्पोरी का फिनोमेना आया होगा, जहां पर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स आए होंगे। उसके बाद जो मेगास्पोरेंजियम है उसको सराउंड करते हुए स्टेराइल टीलोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। जब इन स्टेराइल टीलोम्स का फ्यूजन हुआ होगा तब प्री ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ होगा। जिमरमैन के टीलोम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इस तरीके से प्री ओव्यूल का फॉर्मेशन और इंटीग्यूमेंट्री लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा।
अब एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में एक नया टर्म आता है प्री ओव्यूल। प्री ओव्यूल हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो कि ओव्यूल की तरह रिजेंबल करते हैं, धीरे धीरे करके ही ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो जो स्ट्रक्चर्स हमें ओव्यूल की तरह दिखाई दे रहे थे पुराने एज में, उन्हें प्री ओव्यूल टर्म दिया गया। सो सेवरल ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम अपर डेवोनियन एंड लोअर कार्बोनिफेरस स्ट्रेटा। Stewart and Rothwell in 1993 proposed the term pre-ovule for such structures. सो स्टेवार्ड और रॉथवेल ने प्री ओव्यूल टर्म दिया इन स्ट्रक्चर्स के लिए। प्री ओव्यूल को अगर हम डिफाइन करें तो प्री ओव्यूल एक ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है, जो कि या तो किसी लेयर से सराउंडेड होगा, जिसे हम कह सकते हैं इंटीग्यूमेंट्री लोब से सराउंडेड होगा, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर उसको सराउंड नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट वेल डेवलप्ड माइक्रोपाइल देखने को नहीं मिलेगा प्री ओव्यूल के केस में। सो प्री ओव्यूल का एक एग्जाम्पल आपको आर्कियोस्पर्मा आर्नोल्डी में देखने को मिलेगा। ये एक प्री ओव्यूल बेयरिंग ऑर्गन है जिसे पेटेट और बेक ने 1968 में अपर डेवोनियन पीरियड से रिपोर्ट किया था। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं क्यूप्यूल, जो कि पार्शियली 4 प्री ओव्यूल्स को सराउंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो इंटीग्यूमेंट है वो सिरेटेड है एपेक्स पे, और यहाँ पर एक रूडिमेंट्री माइक्रोपाइल आपको देखने को मिलेगा। वेल डेवलप्ड माइक्रोपाइल देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये एक प्री ओव्यूल है। यहाँ पर आपको ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ओव्यूल की तरह दिखाई नहीं देगा। माइक्रोपाइल यहाँ पर वेल डेवलप्ड नहीं है। फिर धीरे धीरे करके प्री ओव्यूल से ओव्यूल्स का एवोल्यूशन हुआ होगा। इस पर एजी लॉन्ग ने 1966 में बहुत सारे लोअर कार्बोनिफेरस प्री ओव्यूल को डिस्क्राइब किया है। इसको लेकर सबसे पहले इन जिनोमोस्पर्मा किडस्टोनाई द इंटीग्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिंग ऑफ 8 unfused telomes surrounding a centrally placed megasporangium। जिनोमोस्पर्मा किडस्टोनाई में आपको सेंटर में एक मेगास्पोरेंजियम दिखाई देगा जिसे सराउंड करते हुए 8 अनफ्यूज्ड टीलोम दिखते हैं। इसके बाद इसमें फ्यूजन हुआ होगा और इसकी कुछ स्पीशीज में, जैसे कि फर्दर फ्यूजन टुक प्लेस इन जिनोमोस्पर्मा लैटेंस वेयर 8 सीड टीलोम्स आर फ्यूज्ड फ्रॉम द बेस डिस्टली फॉर अबाउट 1/3 एट देयर लेंथ। जिनोमोस्पर्मा लैटेंस के केस में जो ये 8 फ्री अनफ्यूज्ड टीलोम्स थे वो फ्यूज्ड कंडीशन में 1/3 लेवल तक फ्यूज्ड कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इन यूरिस्टोमा एंगुलर 4 सीड टीलोम्स आर फ्यूज्ड फ्रॉम द बेस डिस्टली टू अबाउट 3/4 ऑफ देयर लेंथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्री ओव्यूल्स मिले उस टाइम पे उनमें किस तरीके से फ्यूजन देखने को मिल रहा है। स्टैमनोस्टोमा हॉटोनेंस में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड ओव्यूल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जो सिंटीलोम्स हैं वो कम्प्लीटली फ्यूज़ हो गए हैं और वहाँ पर ऊपर की तरफ एक माइक्रोपाइल बनता हुआ दिखता है। सो ये डायग्राम यहाँ पर है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से प्री ओव्यूल्स के केस में फ्यूजन होते होते ओव्यूल का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनोमोस्पर्मा किडस्टोनाई के केस में सेंटर में एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है जिसको सराउंड करते हुए यहाँ पर 8 अनफ्यूज्ड टीलोम्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद जिनोमोस्पर्मा लैटेंस के केस में ये जो स्टेराइल टीलोम्स थे वो धीरे धीरे फ्यूज हो गए। उसके बाद यूरिस्टोमा एंगुलर के केस में जो 4 सिंटीलोम्स थे वो फ्यूज हो गए 3/4 ऑफ देयर लेंथ। और फाइनली जो स्टैमनोस्टोमा हॉटोनेंस था उसके केस में जो फ्यूजन था सिंटीलोम्स का वो पूरा कंप्लीट फ्यूजन यहाँ पर देखने को मिला। तो ये प्री ओव्यूल्स थे जिनमें धीरे धीरे करके अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्लांट्स के केस में फ्यूजन होता दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे करके जिम्नोस्पर्म्स के केस में नेकेड सीड्स इवॉल्व हुए और एंजियोस्पर्म्स के केस में कवर्ड सीड्स इवॉल्व हुए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्री ओव्यूल मिले
पुराने समय में वो किस तरीके से ओव्यूल की डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ होगा और अल्टीमेटली एंजियोस्पर्म्स के केस में वेल डेवलप्ड सीड बना होगा इस तरीके से। इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ होगा सीड हैबिट में। टेरिडोफाइट से ये एवोल्यूशन शुरू हुआ और एंजियोस्पर्म्स तक जाकर के चला। सिलेजिनेला इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें ज़्यादातर कंडीशंस आपको दिख रही हैं सीड हैबिट के क्लोज में, जैसे कि सिलेजिनेला के केस में एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है और सिलेजिनेला के केस में सिलेजिनेला की कुछ स्पीशीज़ के केस में जो हमारा मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम में ही रहता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। फिर धीरे धीरे करके आगे जब प्लांट्स इवॉल्व होते गए तो कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए ओव्यूल लाइक, जिन्हें हम प्री ओव्यूल कहते हैं, जिन्हें रिपोर्ट किया गया। धीरे धीरे करके प्री ओव्यूल्स के कंडीशन में फ्यूजन स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे आपको जिम्नोस्पर्म्स के केस में नेकेड सीड्स देखने को मिले और फाइनली एंजियोस्पर्म्स के केस में कवर्ड सीड्स देखने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीड का एवोल्यूशन हुआ होगा। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल में। इसे एक बार समराइज्ड फॉर्म में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के केस में होमोस्पोरस एंसेस्टर रहा होगा जिसमें कि सिंगल टाइप के स्पोर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हेट्रोस्पोरी का कंसेप्ट ओरिजिन में आया होगा जिसमें दो टाइप्स के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। उसके बाद देयर में बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द मेगास्पोर, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस के केस में एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। उसके बाद ये जो स्पोरेंजियम रहा होगा वो इंटीगुमेंट से इन्वेलप्ड हो गया होगा और प्री ओव्यूल का कंसेप्ट आया होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एवोल्यूशन के बाद आपको एंजियोस्पर्म्स के केस में कवर्ड सीड मिलता है देखने को। इस तरीके से सीड हैबिट इवॉल्व होती चली गई धीरे धीरे करके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।